हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जीके जी इस वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम टॉपिक लाए हैं भारत की अर्थव्यवस्था में उनकी विशेषताएं। ठीक है, तो भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। तो भारत की अर्थव्यवस्था के विषय में पॉइंट वाइज हम लोग हर चीज़ समझते चलते हैं। भारत एक विकासशील राष्ट्र है और अर्थव्यवस्था जिसमें गृह पर एक मिश्रित अर्थव्यवस्था भी शामिल है। तो विकासशील जो देश होते हैं वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी होती है, वह मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। विकासशील अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण गुण है कि जनसंख्या, सबसे अधिक आबादी, बेसहारा या गरीबी रेखा के नीचे, खराब बुनियादी ढांचा, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, पूंजी विकास की धीमी गति और कम प्रति व्यक्ति आय। तो ये खास जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इसके इम्पोर्टेंट लक्षण हैं विकासशील अर्थव्यवस्था के, तो ये हैं। ये मैंने देखो, इनको मैंने डार्क ब्लैक में कर दिया है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन 1991 में आए। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन 1991 में आए। भारत अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं? भारत अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। इसका कारण यह है कि भारत में अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी आदि बहुत अधिक है। ऐसे कई तत्व हैं जो भारत अर्थव्यवस्था के विकासशील होने की विशेषताओं और प्रकृति को जोड़ते हैं, जो निम्न हैं। ठीक, एक एक पे स्टेप बाय स्टेप हम समझते चलते हैं। निम्न प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। किसी राष्ट्र का वास्तविक राजस्व या आय किसी दिए गए मौद्रिक वर्ष में समग्र रूप से राष्ट्र की क्रय शक्ति या क्रय शक्ति को दर्शाता है। क्रय शक्ति मतलब खरीदने की क्षमता, जबकि प्रति व्यक्ति वास्तविक आय राष्ट्र की सामान्य क्रय शक्ति या क्रय शक्ति का या क्रय शक्ति को संदर्भित करती है। अब उस वर्ष किसी देश में किसी व्यक्ति की शक्ति या क्रय शक्ति कितनी है। ठीक, और कहने का अर्थात यह है कि अब हिंदुस्तान का जो आदमी है, भारत का व्यक्ति जो है, वो 50 लाख की गाड़ी लेने में सामर्थ्य सबके पास नहीं है। जो गिने चुने परसेंटेज लोग हैं जो 50 लाख या 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ की गाड़ी लेते हैं। अब 2 करोड़, 3 करोड़ की गाड़ी लेने वाले भारत में प्रतिशत अगर देखा जाए तो जब बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, मतलब कि हिंदुस्तान के ऐसे नागरिक अभी भी हैं जो मोटरसाइकिल से ही अपना पूरा जीवन वहन करते हैं। ठीक है, कारण कि प्रति व्यक्ति आए तो उनकी क्रय शक्ति भी उतनी ज़्यादा मजबूत और डेवलप नहीं हो पाती, जिससे मार्केट में पैसा उतना आ ही नहीं पाता है। ठीक, उसके बाद दूसरा कारण है कि जनसंख्या वृद्धि के उच्च दर। यहाँ पे हमारे इंडिया में पॉपुलेशन कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। जहाँ अधिक जनसंख्या होगी वहाँ उस जनसंख्या की सहायता के लिए एक ढांचा भी स्थापित किया जाना चाहिए। भाई स्वाभाविक सी बात है, अगर एक परिवार में 2 लोग रह रहे हैं, अगर 2 मंजिला घर है तो एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर एक परिवार में एक लोगों के 4 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं और 2 मंजिला घर है तो एडजस्ट करने में बड़ी समस्या होंगी। तो उनके लिए एक अलग से ढांचा, एक स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। ठीक, दूसरा इसका तात्पर्य है कि पर्याप्त शिक्षाप्रद, शैक्षिक और नैदानिक कार्यालय, पर्याप्त व्यावसायिक उद्घाटन और बड़े मुआवजे के साथ रोजगार के अवसर आदि होने चाहिए। तो जब अधिक जनसंख्या होगी तो उनके लिए शिक्षा, शैक्षिक संस्थान, कार्यालय और जो पढ़ लिख के व्यवसाय करना चाहते हैं तो उनके लिए मुआवजा या लोन या कुछ भी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट अवेलेबल कराए। ठीक, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। एक उच्च जनसंख्या के साथ विशेष रूप से एक निर्विवाद रूप से उच्च जनसंख्या के साथ प्रत्येक निवासी को ये सुविधाएं देना एक बड़ा उपक्रम माना बन जाता है और अक्सर राज्य संचालित प्रशासन या सरकार इसे जारी नहीं रख सकती। इस पर यह अर्थव्यवस्था को विकासशील अवस्था में ही छोड़ देते हैं। मतलब गवर्नमेंट जो है प्लान बनाती, योजनाएं बनाती, परंतु वो फाइनली कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। शुरुआत कर देते हैं लेकिन शुरुआत कर देते हैं लेकिन उनको अंत तक, मुहिम तक नहीं पहुंचा पाते हैं। ठीक, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था को विकासशील अवस्था में ही छोड़ देते हैं। डेवलप स्टार्ट कर देंगे, स्कूल बनवाए जाएंगे, स्टार्ट कर देंगे ये सब काम, तो इन सब चीज़ों पे एक फोकस्ड या अंत तक काम को नहीं ले जाया जाता, जिसकी वजह से जब काम कंप्लीट नहीं होता तो समस्याएं क्रिएट होती हैं। ठीक, गरीबी का अंतहीन चक्र, आवश्यकता और गरीबी। अब मुझे जैसे है, मुझे लुई फिलिप के कपड़े पहनने हैं लेकिन गरीबी, पैसे ही नहीं, तुम खरीद नहीं पाएंगे। ठीक, मुझे पीटर इंग्लैंड खरीदना है, मैं खरीद नहीं पाऊंगा, पैसा नहीं। मुझे थार गाड़ी खरीदनी है लेकिन पैसा ही नहीं, तो जब नहीं पैसा तुम खरीद नहीं पाएंगे। ठीक, तो आवश्यकता हमें इसकी है। मान लो मैं घर में बड़े कई लोग हैं, उनको कार की आवश्यकता है तो लेकिन पैसा नहीं, खरीद ही नहीं सकते हैं। आवश्यकता और गरीबी के अंतहीन चक्र आपूर्ति पक्ष के साथ साथ मांग पक्ष दोनों संबंधित हैं। आपूर्ति पक्ष मतलब जो हम पूर्ण कर रहे हैं तुम्हें, जैसे मेरे फादर हैं वो आपूर्ति चक्र मतलब आपूर्ति पक्ष है, वो हमारे आपूर्ति, हमें पापा पैसे चाहिए, कपड़े लेना है, गाड़ी लेना है, कुछ भी लेना है या मुझे फीस जमा करनी है, तो आपूर्ति वो कर रहे हैं।
और मांग पक्ष दोनों संबंधित है। मांग मतलब मैं मांग रहा हूँ, मैं डिमांड कर रहा हूँ, आपूर्ति करने वाले वो हैं। अगर वो कोई बिजनेसमैन नहीं, गवर्नमेंट जॉब नहीं, नॉर्मली 15,000 20,000 जॉब कर रहे हैं, तो मैं मेरा मांग पक्ष मैं क्या मांगूँ, मैं जानता हूँ मेरे पापा 20,000 कमा रहे हैं, तो मैं उनके लिए क्या मांगूंगा, रेंजर साइकिल लेना मुझे, या कुछ वैसी चीज़ें लेनी है जो हम उनके बजट के अनुसार ले सकें। ठीक, मेरे पापा की सैलरी 1 लाख होगी तो मैं कहूँगा नहीं मुझे ये चाहिए, कम मोटरसाइकिल चाहिए, कुछ भी चाहिए ना, ये चीज़। इसी तरह आपूर्ति पक्ष पर चूंकि उत्पाद और सेवाएं नहीं बेची जा रही हैं, निवेश पर कम दरों के कारण पूंजी को आगे बढ़ाने उधार देने की अपर्याप्तता है। परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति वास्तविक आय वेतन का निम्न स्तर है। ठीक, पक्ष पर मतलब कि जब वास्तविक आय वेतन कम रहेगा तो हम उतनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते हैं, परिवार की, बच्चों की, समाज की, देश की। ठीक, इसके साथ साथ मांग पक्ष जो आता है वह गरीबी का अंतहीन चक्र तब संकेत देता है जब राष्ट्र की वास्तविक आय के आधार पर क्रय शक्ति कम होती है। जब इनकम ही कम है तो क्रय शक्ति स्वाभाविक सी बात कम होगी। जब सैलरी मेरी 5,000 रुपये है और मेरी ज़रूरतें 10,000 की हैं तो समस्या होगी कि हम खरीद ही नहीं सकते हैं। तो क्रय शक्ति जब कम होगी, मार्केट में पैसा ही नहीं आएगा, तो जिससे स्वाभाविक सी बात है बिक्री कम होगी, और बिक्री कम होगी तो हमारे देश का डेवलपमेंट, इकोनॉमी डेवलप ही नहीं हो पाएगी ना, ये चीज़। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्णतः कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 14.2% योगदान खेती और एकीकृत क्षेत्रों द्वारा किया जाता है, जबकि देश की कुल आबादी का 53% बागवानी क्षेत्र पर निर्भर रहता है। आय में विसंगतियाँ, अलग अलग डिफरेंट सैलरीज। भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे परेशान करने वाली बहुतायत अभिसरण है कि हालिया रिपोर्ट अनुसार 1% भारतीयों के पास देश की 53% प्रचुर संपत्तियाँ हैं। इनमें से 10% 76-30% हिस्से का दावा करते हैं। मतलब 10% लोग जो हैं जो कहते हैं कि 76-3% हमारा, मतलब कि देखा जाए तो 1% ऐसे हैं जिनके पास इतने परसेंट है संपत्ति, और 10% है जिनके पास 76% संपत्ति है। मतलब देखा जाए तो 1% है जो इतना, और 10% लोगों के पास ज़्यादा। मतलब 10 लोग ऐसे हैं जिनके पास 5-5 7-7 लाख रुपया है, और 100 लोग ऐसे हैं या 50 लोग ऐसे हैं जिनके पास 500 करोड़ है, 200 करोड़ है, 100 करोड़ है। तो ये चीज़ यानी इनकम जो है डिफरेंट है। तो कोई होता तो कोई फार्चूनर, मर्सिडीज बेंज और कई गाड़ियाँ ले, BMW ले सकता है, डिफेंडर ले सकता है। कुछ है कि वो साइकिल खरीदने भर के उनके पास पैसे नहीं हैं। ठीक, ये चीज़। खराब ढांचागत विकास। एक नई रिपोर्ट के अनुसार लगभग 25% भारतीय परिवारों को बिजली नहीं मिल पाती और 97 मिलियन व्यक्तियों को सुरक्षित पेयजल नहीं मिल पाता। स्वच्छता प्रशासन 840 मिलियन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। 840 मिलियन व्यक्तियों द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है स्वच्छता और शुद्ध पानी। अपूर्ण बाजार। भारतीय बाजार प्रकृति में दोषपूर्ण या अपूर्ण क्योंकि पोर्टेबिलिटी, गतिशीलता, मूवमेंट के बहुत से कमजोर पड़ जाता है, जो एक स्थान से शुरू होकर दूसरे स्थान जाता है, जिससे परिसंपत्तियों का आदर्श उपयोग होता है। इस प्रकार कीमतों में उतार चढ़ाव रहता है। मतलब मार्केट जो होती है, मार्केट में गतिशीलता, मूवमेंट नहीं है। अब मैं किसान हूँ, मैंने पैदा किया, अब मार्केट में वो चीज़ है ही नहीं कि मार्केट में जो रेट फिक्स किए जाते हैं कि इतने में आपको बेचना है। किसान से 4 रुपये का व्यापारी लाता है और 20 रुपये का बेचता है। मतलब असली मुनाफा, असली फ़ायदा व्यापारी वर्ग उठाते, ना कि कृषि करने वाले किसान। खेती करने वाले किसान को कोई फ़ायदा उतना नहीं होता है। निम्न प्रति व्यक्ति आय। भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रति व्यक्ति वेतन विकासशील देशों की तुलना में काफ़ी कम होता है। जैसे केंद्र सांख्यिकी कार्यालय CSO का आकलन में संकेत मिलता है कि 2020-21 के लिए वर्तमान लागत पर भारत के प्रति व्यक्ति शुद्ध सार्वजनिक आय लगभग 86,659 रुपये है। प्रति व्यक्ति भारत की 86,659 रुपया है। अब प्रति व्यक्ति मतलब ये है, जैसे मान लो किसी की सैलरी 10,000 है, किसी की 20,000 है, किसी की 5 लाख है, किसी की 10 लाख। तो प्रति व्यक्ति आय जब निकाली जाती है तो टोटल इनकम, मतलब जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा इनकम, कम से कम सब जोड़ ली जाती है अपॉन टोटल पॉपुलेशन, डिवाइड करके जो वैल्यू निकलती है वही प्रति व्यक्ति आय निकलती है। कुछ नकारात्मक दृष्टिकोण के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ निश्चित बातें हैं। सरकार की विभिन्न योजनाओं ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कई तरह से समर्थन दिया है। भारत डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया आदि की सहायता से बेहतर वित्त निर्माण की ओर बढ़ रहा है। ये एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, जिसकी वजह से देश में, हमारे देश की
पोजीशन जो है कॉन्टीन्यूसली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही, बढ़ रही है। ठीक, तो बेटा वीडियो जैसी भी लगी हो वीडियो को आप सभी लोग लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल जीके जीएस वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।